हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर यानी कि विधि संबंधी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वो देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन होता है? तो उसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी होता है। और महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पर है? तो महान्यायवादी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत यानी 76 के अंतर्गत। और महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसको अपने पद से त्यागपत्र भी किसको देना होता है? तो वो राष्ट्रपति को देना होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो अपना जो पद है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो देखिए, जो महान्यायवादी है उसको भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। विधि मतलब कानूनी। तो अभी कानूनी परामर्शदाता भारत सरकार के कौन है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। तो किसके सलाहकार है? भारत सरकार के, यानी कि इनको जो है भारत सरकार की तरफ से किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो कौन है वो? भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई का अधिकार है, यानी कि वो किसी भी न्यायालय में जाकर अपनी जो बात है उसको न्यायालय के समक्ष रख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो AGI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AGI। ठीक है। तो अभी देखो, ये जो है इसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बात तो सही है कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है कि देखो, जो महान्यायवादी है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखो, उसको जो है 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। या 5 वर्षों तक वह उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जज के पद पर रह चुका हो। या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का जानकार व्यक्ति हो। तो ऐसे ही व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर चुनते हैं। ठीक है। अब एक और बात यह है कि आगे कहा जा रहा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा है क्या कि जो महान्यायवादी है उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, वह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है जिसमें उसका नाम दिया गया हो, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा। ठीक है। जिसमें उसका नाम दिया जाएगा वह उस सदन में बैठेगा और वह संसद की कार्रवाइयों में भाग लेगा, उसमें बोल भी सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है। तो वो सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात तो होगा ही गलत, क्योंकि वो संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उसको किसी एक सदन में उसका नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी में आपको बैठना है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो ऐसा है क्या कि महान्यायवादी को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया सकता है? नहीं, बल्कि महान्यायवादी अपना पद का त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। तो इस तरह से 1 और 2 इसके लिए सही होगा। तो 1 और 2 किस में है? तो 1 और 2 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो, यानी कि उसके लिए एलिजिबल हो। तो ये तो सही बात है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद द्वारा अवधारित हो। तो नहीं, महान्यायवादी को का जो वेतन है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, यानी कि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इनको पद का त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देना होता है और जो इसका वेतन है वो भी राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो इनको कितना वेतन देना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, यानी केवल एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है उसे संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, उसे बोलने का भी अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो भारत का सॉलिसिटर जनरल है उसको संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसको जो है सॉलिसिटर जनरल को अधिकार ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया गलत। अब दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब सरकार जिसने उसे नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र इसको देता है, राष्ट्रपति को, और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि जब अक्सर ये होता है कि जिस सरकार के टाइम पे उसकी नियुक्ति हुई रहती है तो जब वो सरकार जो है अपना यानी मंत्रिपरिषद जो है अपना जब त्यागपत्र देती है, इस्तीफा देती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। इस तरह से ना तो एक सही है और ना ही दो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो ये बात तो सही है ना कि या तो वो लोकसभा की तरफ से भाग लेगा या राज्यसभा की तरफ से। तो ये तो सही है। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो देखिए, लोकसभा की समिति का जो एक समिति है उसका सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में बोल सकता है। ठीक है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो लोकसभा में मतदान कर सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह से क्या क्या कर सकता है? तो 1 2 3 कर सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। तो 1 2 3 किस में है? तो 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को भारत की संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी भारत की कार्यवाहियों में संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस तरह से भारत का अटॉर्नी जनरल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो है भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI। फिर एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो वो कौन है? देखिए, अब यहाँ पे संसद की किसी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, है ना, एक सदन की, तो वो तो महान्यायवादी लेते हैं। लेकिन अब जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये भी जो है संसद के सदस्य नहीं होते, बल्कि ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका 2 आंसर माना जा सकता है, ए और सी। लेकिन क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वो राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही माना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक कानूनी सलाहकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो क्या होता है?
एक कानूनी सलाहकार यानी कि एक न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए, जो कानूनी विषयों पर यानी कि न्यायिक मामलों में राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन परामर्श देता है? तो वो देते हैं महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो महाधिवक्ता है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 165 के अंतर्गत। ठीक है, फिर इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है? तो अब राज्य सरकार की बात हो रही है ना, तो राज्य में कौन था? महाधिवक्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो कौन है? महाधिवक्ता। ठीक है, यानी एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो ये बात सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि महाधिवक्ता जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों के मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है उसमें जो है उच्च न्यायालयों की केवल मूल और अपीलीय अधिकारिता होती है, और जो सलाहकारी अधिकारिता किसके पास है? तो ये है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह से ये वाला भी हो गया गलत। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल रूप से अपीली तथा अपीली होती है। ठीक है, और जो सलाहकारी किसकी होती है? तो ये होती है सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत, यानी आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या करते हैं? तो वो लेखा संबंधी जो अपने प्रतिवेदन होते हैं वो किसको सौंपते हैं? तो वो जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रपति किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसमें राष्ट्रपति है क्या? नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा पद का सृजन कौन करता है? तो वो करती है संविधान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनके पद पर वो कितने सालों तक बने रह सकते हैं? तो 6 वर्ष तक। ठीक है, मिनिमम 6 वर्ष तक, और या तो फिर 65 साल की उम्र पूरी होने तक। मान लीजिए कि जो उनका कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 6 साल। या तो उनको पद ग्रहण किए हुए 6 साल पूरा हो जाए, या तो फिर उनकी एज 65 ईयर्स हो जाए यानी 65 साल हो जाए, तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये तो सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यानी कि उनका जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सेवा निवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य होंगे, यानी कि जब उनका जो है वो पद से हट जाते हैं, यानी कि वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो दूसरी सरकारी सेवाओं पर मतलब जो अन्य गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात भी सही है। ठीक है, फिर उनको राष्ट्रपति द्वारा प्रद्योषित किया जा सकता है, यानी कि उनको राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उसको उसी रीति से हटाया जाता है जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाएंगे ना, उसी के आधार पर ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनको भी हटाया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया गलत, क्योंकि इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, बल्कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इनको भी हटाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो किसके समान है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के यानी जज की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। तो ये बात भी सही है, ठीक है, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? तो वो व्यय और व्यय की वैधता को सुनिश्चित करना है, ठीक है, उसकी वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो देखिए अभी वो जो भी खर्च कर रहा है तो वो उसको ये ध्यान में रखना है कि संविधान और संसद के जो कानून है उनके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? देखिए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो देखिए, नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है उनका काम क्या है? तो भारत के जितने भी संचित निधि से जो खर्च होता है उनका जो है लेखा तैयार करना और अपना जो प्रतिवेदन है यानी अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करना। तो ये तो सही बात है, ये इनका काम है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये बात भी सही है, ठीक है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यानी कि जितने भी व्यापार हो गए, निर्माण हो गए, लाभ हानि हो, उनके बारे में अपनी रिपोर्ट बनाना और उसको पेश करना। तो ये भी उसका कार्य है। सार्वजनिक धन की प्राप्तियां और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये इसका कार्य नहीं है, यानी महाधिवक्ता का ये काम नहीं है कि जितना भी सार्वजनिक धन है उसकी जो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है और वो राजकोष में जमा हो, ये उसका जमा करने का काम उसका नहीं है। तो इस तरह से 1, 2, 3 उसका कार्य है, डी उसका कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखाओं का लेखा परीक्षण करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो। तो ये बात तो सही है कि जो भारत की संचित निधि से जितना भी धन खर्चा होता है उस पर जो है अपनी रिपोर्ट बनाए और उसको प्रस्तुत करें, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षक करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये बात भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों बातें सही हैं कि वो राज्य के भी जितने भी धन है उसके बारे में भी उसको जितना खर्च हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट बनानी है और केंद्र के बारे में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादक और आयसित प्रयोगों को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? तो चलिए देखते हैं। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, तो ऐसा है क्या कि जब राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात घोषित होते हैं तब जो है कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजकोष पर नियंत्रण रखता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कैग के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये बात तो सही है कि जो कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जो अपना रिपोर्ट जारी करता है उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो ये तो सही हो गया। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो ये बात भी सही है कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ जो है जांच बैठ सकती है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हो गया सही, पहला गलत था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। तो नहीं, कैग खुद कोई निर्णय नहीं लेगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन जो वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस रिपोर्ट के आधार पे उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। तो 2 और 3 इसके लिए सही था और 4 गलत था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो देखिए, अभी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है जो उसने टीका टिप्पणी की है उस पर कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो है संसद को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो देखिए, अब संसद की लोक लेखा समिति में कौन उपस्थित रहेगा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के का कौन सा अनुच्छेद संविधान के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अभी इनका जो कर्तव्य है इसको कौन निर्धारित करेगा? तो 149 यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का किस में उल्लेख है? तो वो उनके पद का उल्लेख है 148 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा कर्तव्यों का जो निर्धारण है वो किसके अंतर्गत है? तो 149 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो देखिए, अब उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो उसी रीति से, जिस रीति से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, यानी कि उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति कब हटाएगा? कि जैसे कि अभी वो साबित कदाचार हो या फिर असमर्थ हो, इस आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका मित्र और मार्गदर्शन होता है? तो लोक लेखाओं का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है लोक लेखा समिति का, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति नीति है। तो देखिए, अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो छुट्टी है वो कौन मंजूर करेगा? तो वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया गया था? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो 1976 तक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी यानी कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करेगा? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करेगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसका जो कौन करता है? तो वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं वित्तीय लेखों का परीक्षण, ठीक है। क्योंकि जो सेंटर के यानी कि संघ के रहते हैं उनका भी वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है भारत सरकार का। और राज्यों का भी वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीजीए यानी कि कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, यानी कि जो जितना भी सरकार का धन है उसका संरक्षण करने का कार्य करते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कितवें महान न्यायवादी थे? तो वो थे 14वें महान न्यायवादी, यानी 14। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। वर्तमान में कौन है वो कमेंट में बताइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, अब देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो इसका क्या हो गया? 3 हो गया। अभी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो वो क्या करते हैं? लोक लेखा समिति से संबंधित है उससे, तो इस तरह से 1 हो गया। भारत का महाधिवक्ता, अब देखो महाधिवक्ता यानी उसको क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता को तो उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, है ना। और ये राज्यों से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग उच्चतम न्यायालय समझ सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे भारत का महान्यायवादी, तो ये क्या करता है? लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है ना। तो इस तरह से इसका क्या हो गया? इसका हो गया, एक मिनट, 3142 क्या होगा? 3142 किसमें? तो चलिए देखते हैं। 3142 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए
अब वित्तीय क्रियाकलापों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, सार्वजनिक राजस्व आता है, वित्तीय प्रशासन आता है, लेकिन व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन इसके अंतर्गत नहीं आते। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है और यही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।